आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा पहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं जो विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई हूँ उस विषय का नाम है गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। हम आज बात करने वाले हैं गार्डनर की थ्योरी की, जो कि मल्टीपल इंटेलिजेंस को लेकर के है। और इस विषय में बात करने से पहले हम बात करते हैं हावर्ड गार्डनर की। इनका पूरा नाम है हावर्ड अर्ल गार्डनर। ये जो हम आज जो बात करने वाले इंटेलिजेंस की थ्योरी की बात कर रहे हैं हम, तो गार्डनर का नाम मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की थ्योरी के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इनका जो जन्म है वो स्क्रैंटन पेंसिल्वानिया यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ 1943 में। और ये एक अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट बेसिकली जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, जो विकासात्मक मनोविज्ञान है, उस पर इनका काम है। गार्डनर ने बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं और इनकी जो 30 किताबें हैं वो 30 से भी ज़्यादा भाषाओं में अनुवादित हो चुकी हैं। 1983 में जो इनकी बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, वहीं से ही ये थ्योरी का कंसेप्ट आया है हमारे सामने, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। गार्डनर ने जब इनका रिसर्च वर्क चल रहा था, जब ये पीएचडी कर रहे थे, तो इन्होंने एक ज़ीरो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ज़ीरो की रिसर्च टीम है जो कि आर्ट्स पर थी, ये उसके भी एक हिस्सा बने 1966 में। तो जो प्रोजेक्ट ज़ीरो है, उन्होंने इन्हें एक एनवायरनमेंट प्रदान किया इन विच हावर्ड गार्डनर कुड बिगिन टू एक्सप्लोर हिज इंटरेस्ट इन ह्यूमन कॉग्निशन, जिससे कि इनका इंटरेस्ट जो था ह्यूमन कॉग्निशन की ओर अधिक बढ़ गया। गार्डनर हाल ही में टीचिंग से रिटायर हुए हैं 2019 में, और 2020 में इन्होंने एक अपना पब्लिश जो इंटेलेक्चुअल मेमोयर है, यानी बौद्धिक इतिहास हम इसे कह सकते हैं, सिंथेसाइजिंग माइंड, इन्होंने रिसेंटली 2020 में पब्लिश किया है। तो आइए हम बात करते हैं गार्डनर की थ्योरी को लेकर के। गार्डनर के बारे में मैं आपको बता दूं, जीन पियाजे, एरिक्सन और ब्रूनर, इनके प्रभाव में ये रहे हैं। तो कहीं हमें इनकी थ्योरीज को इन्होंने स्टडी किया है और फिर अपना जो इन्होंने मत है, अपनी नई थ्योरी इन्होंने दी है। आइए देखते हैं गार्डनर की थ्योरी क्या कहती है। गार्डनर ने इंटेलिजेंस के बारे में जो कहा है, जो इनके विचार हैं, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। गार्डनर ने 1983 में क्लेम किया कि इंटेलिजेंस कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल क्वांटिफाइबल टेस्ट स्कोर एंड कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिस्क्रीट एबिलिटीज। उन्होंने ये कहा कि जो इंटेलिजेंस है वो कोई भी, जैसे टेस्ट स्कोर्स होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह होते हैं, तो वहाँ से हमें टेस्ट स्कोर पता चलते हैं। तो वो कहते हैं कि सिर्फ इसी से ही हम इंटेलिजेंस को नहीं पता लगा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिस्क्रीट एबिलिटीज़, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी एबिलिटीज़ इसमें छुपी हुई हैं, तो केवल हम टेस्ट स्कोर को लेकर के बात नहीं कर सकते हैं। गार्डनर ये भी कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज अ बायोसाइकोलॉजिकल पोटेंशियल। बायोलॉजिकल से रिलेटेड है, जो हमारा जेनेटिक भी हो सकता है, और साइकोलॉजिकल हमारा व्यवहार से संबंधित है। तो इंटेलिजेंस इज अ बायोसाइकोलॉजिकल पोटेंशियल। ये हमारा एक ऐसा पोटेंशियल है, हमारी एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो कि बायोलॉजिकली भी इफेक्ट होती है और साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट होती है, टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, जिसमें कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जाती है, दैट कैन बी एक्टिवेटेड इन अ कल्चरल सेटिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो कि जो प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन, वो कल्चरल सेटिंग में एक्टिवेट होती है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, या फिर क्रिएट प्रोडक्ट्स दैट आर ऑफ वैल्यू इन अ कल्चर। किसी भी कल्चर में जिन चीज़ों की अहमियत होती है
उसको वैल्यू मिलती है। एक्चुअली क्या है यहाँ पर कि यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया गया है कि किसी भी कल्चरल सेटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ हमारी बुद्धि किस तरह से काम करेगी, परिस्थिति की क्या आवश्यकता है, उस परिस्थिति को देखते हुए हमारी बुद्धि किस तरह से काम करती है। तो यही उनका कहना है कि इंटेलिजेंस एक बायोसाइकोलॉजिकल पोटेंशियल है जिसके कारण ही ये संभव हो पाता है। फिर उसके बाद उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात की है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की इन्होंने जो बात की, शुरू में गार्डनर ने 7 तरह की इंटेलिजेंस की बात की है। जो 7 तरह की इंटेलिजेंस है उसमें जो शुरू में उन्होंने 7 ली थी, 1999 में 1999 में इन्होंने 8वीं ऐड की नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि प्रकृतिवादी बुद्धि। और फिर 2000 में इन्होंने दूसरी एक और ऐड की है, उसका नाम है एग्जिस्टेंशियलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी अस्तित्ववादी बुद्धि। हम एक एक करके सभी पर चर्चा करेंगे। पहला है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसे हिंदी में कहा जाता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को भाषाई बुद्धि। ये भाषा से संबंधित है। भाषा में हम ये देख सकते हैं कि इसमें भाषा आएगी, पोइट्री आएगी, हम इसमें शब्दावली आएगी, वोकैबुलरी जिसे कहते हैं, शब्दों के क्रम के बीच कैसा संबंध है इसको पहचानने की क्षमता हो, वाक्यों तथा शब्दों की बोध क्षमता हो। तो ये आपकी भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आता है। जिनमें इस बुद्धि की प्रधानता होती है वो लोग पोएट हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं। तो इस तरह से लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात की है। फिर उन्होंने बात की है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस तार्किक गणितीय बुद्धि। ये तार्किक गणितीय बुद्धि क्या है, ये जैसे कि मैथमेटिकल है तो मैथ से रिलेटेड है और लॉजिकल है तो लॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड है। तो अब ऐसे लोगों में जो लॉजिकल थिंकिंग और मैथमेटिकल जो स्किल्स हैं वो उनमें ज़्यादा होते हैं, रीजनिंग अच्छी होती है उनकी, वो लॉजिकली डील करते हैं। तो ऐसे लोग जो मैथ्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं वो बैंकर्स हो सकते हैं, आगे जाके अकाउंटेंट्स बन सकते हैं। फिर इसके बाद नंबर 3 है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस या इसे स्पेशल इंटेलिजेंस भी कहा गया है, स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शेप्स, डिज़ाइंस, ग्राफिक्स, विजुअलाइजेशन की बात है। जिस तरह से 3D में उनकी क्या कल्पना है, 3D कल्पना को लेकर के वो काम करते हैं, तीनों डायमेंशंस की वो ध्यान में रखते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जो शेप्स, डिज़ाइंस और जो विजुअलाइजेशन हुआ या इस तरह के डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, वो डिज़ाइनर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं वो लोग। फिर उसके बाद अगली जो बुद्धि है वो है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस यानी कि सांगीतिक बुद्धि। सांगीतिक बुद्धि जैसे इसके नाम से पता चल रहा है संगीत से संबंधित है। तो इसमें ये जो परफॉर्म और कंपोज करते हैं म्यूज़िकल पीसेस उससे रिलेटेड है। तो ये इससे जिसमें ये बुद्धि अधिक होगी वो सिंगर भी हो सकता है व्यक्ति, वो म्यूज़िकल कंपोज़र भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो बुद्धि है संगीत से जुड़ी हुई बुद्धि है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बुद्धि में जो पिच है, ये पिच और रिदम, इसको सही ढंग से इसका प्रत्यक्षण करने की क्षमता इसमें सम्मिलित होती है। और ये जो बुद्धि है ये मदद करती है संगीतकार और गीतकार बनने में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक यानी कि शारीरिक गतिक बुद्धि। ये आप जैसे इसके नाम से पहचान पा रहे हैं कि ये बॉडी काइनेस्थेटिक से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे शरीर की मूवमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स के हो गए या फिजिकल एक्टिविटीज़, बॉडी मूवमेंट्स, इस तरह में वो व्यक्ति तेज़ होता है, तीव्र होता है वो। तो जिसमें इस बुद्धि की अधिकता होती है ऐसे लोग एथलीट हो जाते हैं, एथलीट बनते हैं या फिर वो एक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस तरह की जो बुद्धि है शारीरिक गतिक बुद्धि, इसके अगर ये जिसमें ज़्यादा होगी वो खिलाड़ी हो सकते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हो गए, टेनिस के हो गए, या वो शिल्पकार हो सकते हैं, या फिर वो न्यूरोसर्जन भी हो सकते हैं।
तो क्योंकि इन्हें अपनी जो शारीरिक गति है उसको नियंत्रित करने में वस्तुओं का उपयोग जो करते हैं ये स्किलफुली करना पड़ता है इनको। तो ये बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। इसके बाद है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक, देखिए यहाँ पे आप दो तरह की बुद्धि की बात कर रहे हैं, अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक। इंटरपर्सनल और इंटरापर्सनल। इंटर यानी कि आपस में और इंट्रा यानी अपने अपने में ही। तो अगर इंटरपर्सनल की बात हो रही है तो इसका अर्थ ये है कि दो लोग या दो से अधिक लोग आपस में जो बातचीत करते हैं। तो एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज पीपल, ग्रुप एक्टिविटीज एंड सोशल रिलेशनशिप, इसमें जो जिसमें इंटरपर्सनल बुद्धि अधिक होती है वो व्यक्ति सोशल रिलेशनशिप अधिक मेंटेन करता है। ऐसे व्यक्ति सोशल वर्कर हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं। इसी के अपोजिट अगर हम बात करें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की, अंतरावैयक्तिक बुद्धि की अगर हम बात करें तो इसमें जो व्यक्ति अपनी ही फीलिंग्स को समझने का प्रयास करता है, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़ता है, खुद को जानने का प्रयास करता है। तो ऐसे लोग फिलोसोफर हो सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं, क्लर्जी, पादरी इत्यादि के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। तो एक तरीके से जो अपने आप को ढूंढता, अपने आप को रियलाइज करता है, सेल्फ रियलाइजेशन करता है, आत्म तत्व की ओर आगे बढ़ता है, वो वही व्यक्ति अधिक बढ़ पाते हैं जिनमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अधिक होती है। उसके बाद आती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस नेचर से संबंधित है, इसे प्रकृतिवादी बुद्धि कहा गया है। इसमें जो व्यक्ति है वो प्लांट्स, एनिमल्स, नेचर, प्रकृति इत्यादि से प्यार करता है और जो नेचुरल वर्ल्ड है उसके बारे में उसको जानने की अधिक उत्कंठा होती है। जैसे कि ऐसे लोग बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, कंजर्वेशनिस्ट बन सकते हैं, ज्योग्राफी को पढ़ने में उनका इंटरेस्ट हो सकता है। तो इस तरह के लोग जिनमें नेचुरलिस्टिक बुद्धि अधिक होती है वो लोग नेचर को बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद जो अगला है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, इसे हम कहते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि। ये जो अस्तित्ववादी बुद्धि है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सन 2000 में इसे जोड़ा गया और 1999 में नेचुरलिस्टिक को जोड़ा गया। तो इसमें क्या है, इट इज कंसर्न्ड विद इनर लाइफ ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। यहाँ पे मन, बुद्धि और आत्मा की बात हो रही है और ये हमारे आंतरिक जीवन से संबंधित है, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित है, जो आध्यात्मिकता है उससे संबंधित है। तो ये क्योंकि आध्यात्मिकता की ओर बढ़ी रहती है, क्योंकि यहाँ पे मानव संसार के बारे में जो छिपे हुए रहस्य हैं, जो हमारा जीवन है, मृत्यु है या मानव अनुभूति है, उसकी वास्तविकता के बारे में उपयुक्त प्रश्न पूछकर जानने की क्षमता से ये संबंधित है। क्योंकि इसमें ये जानने का प्रयास करता है व्यक्ति, मैं कौन हूँ, मैं किस उद्देश्य से इस दुनिया में आया हूँ। तो इस तरह से वो धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो स्पिरिचुअल लीडर्स बनते हैं, यानी कि आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने दिया। मल्टीपल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे थे, तो गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया। तो ये टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस उन्होंने अलग अलग तरह से 9 प्रकार की इंटेलिजेंस उन्होंने दी है। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की। ये जो थ्योरी है, अब इसकी हर एक इंटेलिजेंस को अगर हम देखें तो हर एक इंटेलिजेंस अपनी एक इम्पोर्टेंस लिए हुए है। हर किसी में इम्पोर्टेंस है। कोई भाषा की बात कर रही है, कोई तार्किकता की बात कर रही है, कोई बॉडी मूवमेंट की बात करती है, कोई म्यूज़िक की बात करती है, कोई नेचर की बात करता है। तो इस तरह से हर एक जो बुद्धि है वो अपनी जगह पर, अपने स्थान पर बिल्कुल उपयुक्त है। तो इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है कि स्टूडेंट शो देयर इंटेलिजेंस इन डिफरेंट वेज। यहाँ पर जो बच्चा है अलग अलग तरीके से अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करता है। एंड रिकॉग्नाइजिंग मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हेल्प्स टीचर्स टू नो हाउ टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रोसेस इट। और अगर टीचर को इसकी जानकारी होगी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, तो उसे पता चलेगा कि किस तरह से बच्चों में उसको इनकलकेट करना है, या अगर जिनमें वो चीज़ें ऑलरेडी वो बुद्धि है तो उसको कैसे नर्चर करना है। तो इस पर वो जो टीचर है वो काम कर पाएगा। फिर इसे कहते हैं अ टूल टू अचीव मोर सक्सेस।
ये एक टूल है जिससे कि एक बच्चा जो है वो अधिक सक्सेस हासिल कर सकता है। क्योंकि जब हम इन ये जो 9 तरह की बुद्धि उन्होंने दी है, इन बुद्धि की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे ऐसा तो है नहीं कि हमारे अंदर कोई एक बुद्धि मिसिंग है। हाँ, कम अधिक मात्रा में ज़रूर हो सकती है। तो लेकिन अगर हमारे अंदर कम है, हम उसको बढ़ाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं। हम उसके लिए एज अ टीचर हम कुछ इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बच्चे से करवा सकते हैं कि उसमें जो इंटेलिजेंस की कमी है या थोड़ी कम मात्रा में है, उसको हम बढ़ाया जा सके। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये एक साधन के रूप में, एक उपकरण के रूप में काम करता है कि जिससे हमें सक्सेस हासिल हो सकती है, सफलता मिल सकती है। और ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है मेक्स लर्निंग मोर इंजॉयबल। लर्निंग को ये बहुत अधिक इंजॉयबल बनाता है, क्योंकि लर्निंग और अधिक इंजॉयबल हो जाती है, सीखने में और मज़ा आता है जब ये इंटेलिजेंसेस हमारे अंदर जो मौजूद हैं इसको हम धीरे धीरे एक्टिविटीज़ के थ्रू नर्चर करते रहें। केयर्स फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग, इसी से ही हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी समझ पाएंगे। मान लीजिए किसी में जो हमारी म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है वो अधिक है, तो उसके लिए काम किया जा सकता है, उसको और अधिक बढ़ावा मिल सकता है। तो इस तरह से जब आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसको हम उस पर्टिकुलर बच्चे को उसमें हेल्प की जा सकती है उस इंटेलिजेंस को बढ़ाने में। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस बेस्ड इंस्ट्रक्शन भी टीचर के द्वारा दी जा सकती है, क्योंकि जब हमें ये पता है कि इस तरह से ये 9 तरह की इंटेलिजेंस की बात की गई है, तो इस फील्ड में हम किस तरह से, अगर हमें मान लीजिए कि इस फील्ड में बच्चे को हमें ट्रेनिंग देनी है, हमें उसको इस तरह से हमें उसको ये करना है कि वो उन इंटेलिजेंस में पारंगत हो सके, उनको समझ सके, तो इस तरह से हमें मल्टीपल इंटेलिजेंस बेस्ड इंस्ट्रक्शन बच्चे को देने होंगे। हमारे करिकुलम में भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। फिर कल्टीवेशन ऑफ डिज़ायर्ड कैपेसिटीज़, जो हम कैपेसिटीज़ चाह रहे हैं बच्चों में उसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं इसके माध्यम से। फिर अप्रोचिंग अ कंसेप्ट, सब्जेक्ट मैटर और डिसिप्लिन इन वैरायटी ऑफ वेज। कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी सब्जेक्ट मैटर है या कोई भी डिसिप्लिन है, हम उसको अलग अलग तरीक़ों से अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि अब हमें जब इतनी तरह की इंटेलिजेंस का पता है तो हम किसी भी इंटेलिजेंस को मेन लेकर के या कुछ एक दो को मेन लेकर के हम उसके थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू हम उस कंसेप्ट की समझ तक पहुँच सकते हैं। फिर द पर्सनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कि हम एजुकेशन को भी जब हासिल करते हैं तो उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं अपने लिए, कि जिस इंटेलिजेंस में मैं बहुत अधिक कंफर्टेबल हूँ या मेरे अंदर वो अधिक इंटेलिजेंस अधिक है, तो उसके माध्यम से मैं शिक्षा ग्रहण करूँ। तो ये मेरा उसमें पर्सनलाइज करना उसमें रहेगा। ऑल द इंटेलिजेंसेस आर नीडेड टू लिव लाइफ वेल। ये सारी इंटेलिजेंसेस हमें अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से बिताने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसलिए टीचर्स के लिए क्या ज़रूरी है कि वो सभी तरह की इंटेलिजेंस की ओर ध्यान दें और कोशिश करें कि वो सभी तरह की इंटेलिजेंस बच्चों में डेवलप कर सके। उसके लिए उसे एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करें और बच्चों के अंदर ये जो इंटेलिजेंसेस है ये सब डेवलप हो सके। तो ये जो हमने बात की, हमने आज गार्डनर की थ्योरी को लेकर के बात की है, जो कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को लेकर के हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम और टॉपिक्स भी कवर कर रहे हैं। तो इसकी नोटिफिकेशन आपको वैसे ही मिल जाएगी जैसे ही हम उसको अपलोड करेंगे। तो आपसे कोई वीडियो छूट ना जाए, तो इसलिए मैं ये चाहूँगी कि आपको अगर अच्छी लगे तो आप उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनके भी कुछ काम आ सके ये। तो आप सभी ने अपना बहुत ही कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।